पूज्य श्री बाबा नीमकरोली महाराज का धाम आ चुका है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दिस इज सौरभ सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद सौरभ। आज हम जा रहे हैं कैची धाम। मेरे साथ है मेरा भाई आशीष और इस टाइम हम खड़े हैं भवानी के एक चौराहे। रोड आती है हल्द्वानी भीमताल होकर और ये जाती है अल्मोड़ा रानी खेत को और बीच में पड़ता है बाबा का कैची धाम। बाबा नीमकरोली महाराज का धाम आ चुका है। चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। ये आश्रम बाबा श्री नीमकरोली महाराज जी का है और हम यहाँ बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। और मैं आप सभी को पहले ही एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ किसी को भ्रमित करने या अंधविश्वास को बढ़ावा देने नहीं आया हूँ। मेरा सपना था कि मैं अपने YouTube चैनल की शुरुआत बाबा के इस पावन धाम से करूँ, इसलिए मैं अपने चैनल की पहली वीडियो की शूटिंग यहाँ बाबा जी के आश्रम से कर रहा हूँ। अपनी ही मौज में मगन एक साधु, चेहरे पर युवा अवस्था समेटे हुए, मुख से राम नाम का जाप करते एक योगी, हाथ में चिमटा कमंडल थामे फर्रुखाबाद से टुंडला की ओर जाती हुई ट्रेन के प्रथम श्रेणी के एक डिब्बे में बैठ जाते हैं। ट्रेन के कुछ दूर चलने के बाद उस डिब्बे में टिकट चेकर आता है। फर्स्ट क्लास डिब्बे में अतनंगे साधु को बैठा देख भौचक्का रह जाता है। उन साधु से टिकट मांगने पर सही उत्तर न मिलने पर टीटी उन्हें अगले स्टेशन नीमकरोली पर अपमान करके ट्रेन से नीचे उतार देता है। साधु शांत भाव से वहां स्थित एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ बैठ जाते हैं। ट्रेन को सिग्नल मिलता है परंतु ट्रेन आगे नहीं बढ़ती।
इंजन को चेक किया जाता है पर खराबी की कोई पुष्टि नहीं होती। कुछ देर बाद वहां विदेशी अधिकारी पहुंचते हैं और इंजन को चेक करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन के पहिए टस से मस नहीं होते। वहां कुछ भारतीय यात्री पहुंचते हैं और उस विदेशी अधिकारी को राय देते हैं कि साधु महाराज को गाड़ी में बैठा लो, गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी। विदेशी अधिकारी मान जाता है और साधु महाराज को माफ़ी मांगते हुए ट्रेन में बैठने को बोलता है। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम कहते हो तो ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। बाबा जी के बैठते ही ट्रेन चल पड़ती है और यहीं से शुरू होता है बाबा जी के चमत्कारों का सिलसिला। और इसी एक घटना के कारण अनेकों गांव में नीप करौरी गांव विख्यात हो गया। इसी गांव के नाम पर बाबा लक्ष्मण दास से बाबा नीम करौली बन गए। लेकिन कैंची धाम और बाबा नीम करौली महाराज विदेशी लोगों, खासकर अमेरिकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र कैसे बने? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसके पीछे बहुत दिलचस्प किस्सा है जो आपको भी पता होना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर और साइकेडेलिक ड्रग्स का समर्थक एक शख्स जिसका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। रिचर्ड 1967 में भारत आए। इनका मानना था कि स्पिरिचुअलिटी को जानना है तो ये ड्रग्स बेहतरीन तरीका है और इससे आध्यात्म की सीमा तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन कुछ ही समय में रिचर्ड का ये भ्रम दूर हो जाता है और यहाँ इनकी मुलाकात बाबा श्री नीम करौली महाराज जी से होती है। बाबा रिचर्ड का भ्रम दूर करने के लिए रिचर्ड के पास मौजूद LSD सिलिसिबिन ड्रग्स की शीशी लेते हैं और पूरी ड्रग्स मुट्ठी में लेकर उसे गटक लेते हैं। बाबा पर इस ड्रग्स का ज़रा भी असर नहीं होता। ये सब देख वहाँ खड़े सभी लोग और रिचर्ड हैरान रह जाते हैं। रिचर्ड के अनुसार LSD की एक गोली मानव शरीर को नशे में से भरने के लिए काफ़ी है। यहाँ बाबा जी ने पूरी शीशी ही गटक ली थी। ये सब होता देख रिचर्ड आश्चर्यचकित रह जाता है। बस बाबा जी रिचर्ड को ये बताना चाहते थे कि ये ड्रग्स और नशा सब बेकार है, नशा करना ही है तो अध्यात्म का करो। कहते हैं कि एक बार रिचर्ड आश्रम में लेटे हुए तारों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ बाबा जी पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है तुम इन तारों में अपनी माँ को देख रहे हो जिनकी कुछ समय पहले कैंसर से मौत हो चुकी है। ये बात आश्रम में किसी को भी पता नहीं थी सिवाय रिचर्ड के, और ये सुनते ही रिचर्ड बाबा जी के पैरों में गिर पड़ते हैं। इसके बाद रिचर्ड ने आश्रम में रहकर बाबा जी की सेवा की और बाबा जी से दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा मिलने के बाद बाबा जी ने रिचर्ड एल्पर्ट को रामदास नाम दिया। इसके कुछ समय बाद रामदास ने अनेकों बुक्स लिखी जो विश्व स्तर पर चर्चित हुई। इनमें 1971 में बी हियर नाउ पब्लिश हुई और बाबा जी को समर्पित मिरेकल ऑफ लव रिचर्ड की मोस्ट पॉपुलर बुक्स में से एक है। फिर द साइकेडेलिक एक्सपीरियंस, डूइंग योर ओन बीइंग, जर्नी ऑफ अवेकनिंग, हाउ कैन आई हेल्प सहित 1 दर्जन से ज़्यादा बुक पब्लिश हुई जो मानव जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित हैं। रिचर्ड के अमेरिका लौटते ही रिचर्ड ने वहाँ एक आश्रम की स्थापना की और रिचर्ड अमेरिका में स्पिरिचुअल टीचर के रूप में उभर कर आए। लोगों के बीच रिचर्ड ने स्पिरिचुअल पावर की ऐसी छाप छोड़ी कि रिचर्ड अमेरिका में देखते ही देखते पब्लिक फिगर बन गए। रिचर्ड के अमेरिका पहुंचने के कुछ समय बाद उनकी मुलाकात स्टीव जॉब्स से होती है और कहा जाता है कि रिचर्ड ने ही स्टीव को बाबा से मिलने के लिए प्रेरित किया था। रिचर्ड से मिलने के बाद स्टीव जॉब्स 1974 में बाबा से मिलने कैची आश्रम आते हैं, परंतु 1973 में बाबा जी समाधि ले चुके होते हैं। इसके बाद भी स्टीव आश्रम में कई दिन ठहरते हैं। आश्रम में कुछ दिन ठहरने के बाद स्टीव जॉब्स अमेरिका वापस लौट जाते हैं। कैची आश्रम से लौटने के बाद स्टीव को ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है, ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि वो 1976 में एप्पल कंपनी की स्थापना कर देते हैं। और आप जानते ही एप्पल इस टाइम वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर
इन्फ्लुएंसर कंपनीज में से एक है और कहा यह भी जाता है कि नीम करोली बाबा जी का पसंदीदा फल वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंसर कंपनी का लोगो बना। 15 जून 1964 में बाबा जी ने कैंची आश्रम और यहाँ बने सभी मंदिरों की स्थापना की और तब से अभी तक यहाँ हर साल 15 जून को विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें पूरे भारत से ही नहीं विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कैंची आश्रम से बाबा जी का लगाव और आश्रमों से काफ़ी अधिक है। बाबा जी ने अपने जीवन का बहुत सारा समय इसी आश्रम में व्यतीत किया है। इसीलिए जब साल 1973 में बाबा जी ने समाधि ली थी, तब से बाबा जी की अस्थियों को यहीं रखा गया और इन्हीं अस्थियों के पास बाबा जी की मूर्ति की स्थापना की गई। और अगर आपको इस आश्रम के बारे में, बाबा श्री नीम करोली महाराज जी के बारे में और अधिक जानना है, तो अंदर एक ऑफिस है जहाँ इस तरह की बुक्स आपको आसानी से मिल जाती हैं और कुछ फ़ोटो फ्रेम्स, लॉकेट भी आपको आसानी से अंदर मिल जाते हैं। इन बुक्स से आप बाबा जी के बारे में और इस आश्रम के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं।